आज हम पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विषयों का बनना, जिसे हम मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड भी कहते हैं। आधुनिक युग से पहले जो युग में हम रह रहे हैं, इस युग को आधुनिक युग ही है। इससे पहले क्या था, कैसे लोग रहते थे, तो पहले पेज में हम यही पढ़ेंगे। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विषयों के बनने की प्रक्रिया, भूमंडलीकृत का अर्थ होता है ग्लोबल बनना। इससे पहले भी आप ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब देशों के बीच पूंजी, विचार, लोगों का आना जाना, सामान का आना जाना। तो भूमंडलीकृत का मतलब ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन हम आज देख रहे हैं, ये पिछले 50 सालों में डेवलप हुआ है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विषयों की बनने की प्रक्रिया, व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह में जाते हुए लोगों का, पूंजी और बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं, तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिससे गुजरते हुए हमारी ये दुनिया आज की जैसी बनी है। तो बच्चे, पिछले 50 सालों में टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट की बहुत डेवलप होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत फास्ट हो गया है ना। पर इससे पहले भी जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी, तब भी लोग जो है एक देश से दूसरे देश में जाते थे, व्यापार के लिए, काम की तलाश में और अनेक कामों से जाया करते थे। आपने फाहिन इनके बारे में पढ़ा था। फाहिन है, ये लोग क्या फाइन वगैरह से चाइनीज ट्रैवलर्स इंडिया आते थे। उस टाइम तो इतना कम्युनिकेशन था भी नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी था भी नहीं, फिर भी तो आते थे ना, वो एक देश से दूसरे देशों में जाया करते थे। ट्रैवलर्स के बारे में हमने पढ़ा था पहले। सेकंड पेज पे आइए। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए। प्राचीन काल में ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्वक जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्रा करते थे। तो बच्चे, हम अगर प्राचीन काल में देखें, तो प्राचीन काल में भी लोग एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे। कुछ यात्रा पे जाते थे, कुछ व्यापार के लिए जाते थे, कुछ तीर्थयात्री पुजारी हुआ करते थे, कुछ आध्यात्मिक शांति के लिए जाते थे, या फिर कुछ लोग जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे उनका जीवन कष्टदायक था, वहाँ उन्हें उत्पीड़न सहना पड़ता था, यातनापूर्ण जीवन वो जीते थे। इससे बचने के लिए भी दूर दूर की यात्रा पे निकल जाया करते थे। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेके जाते थे। तो बच्चे, जब लोग एक दूसरे से दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो अपने साथ क्या ले जाते हैं? पैसा, चीजें, अपनी मूल्य, मान्यताएं, विचार, हुनर, आविष्कार, यहाँ तक कि अपने साथ बीमारियों को, कीटाणुओं को भी इधर उधर लेके जाते थे। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी फैल गई है। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी, जिसे आज हम पश्चिमी एशिया से के नाम से जानते हैं। तो बच्चे, जो इंडिया की सबसे पुरानी जो सभ्यता है, जो पुरानी सभ्यताओं में मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता ईसा पूर्व 3000 साल पहले से मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इन सभ्यताओं के साथ जुड़ी हुई थी, और इनके बाद व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। ये जो सिक्के, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहाँ जो सिक्के चलते हैं, वो सिक्के वहाँ मिले हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव की समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जो कौड़ियों की, कई बार कौड़ियाँ जानते हैं ना, कौड़ियाँ लोग खेलते भी हैं, कौड़ियों के बच्चों को माला भी पहना देते हैं। तो वो कौड़ियाँ कभी मुद्रा या करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती थी। 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव की समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्व एशिया तक पाई जाती है।
तो ये जो कौड़ियाँ होती हैं, कौड़ी जो होती हैं, जो बच्चों को नज़र ना लगे इसलिए जो माला पहना देते हैं उसकी, वो जो कौड़ियाँ जो मालदीव के समुद्र तट पे पाई जाती हैं। मालदीव के समुद्र तट पे पाई जाने वाली कौड़ियाँ विश्व के अलग-अलग जगह पे देखने को मिली। चीन में, पूर्वी अफ्रीका में, हर जगह पे देखने को मिलती है। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर-दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इसके प्रसार को निश्चित ही साफ देखा जा सका। तो पुराने समय में देखो बीमारियां भी एक जगह से दूसरी जगह पे गई हैं, पहुंची हैं। एक पिक्चर आपको दिखा रखा है, इस पिक्चर के नीचे क्या बना चित्र, एक स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र, गोवा संग्रहालय 10वीं शताब्दी। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद की स्मृति शिलाओं पर जलपोतों की तस्वीरों में उस काल के समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यह नाव बना हुआ है, नाव बने हुए हैं और यहाँ पर उस समय के समुद्री व्यापार को दर्शाते हुए ये शिला चित्र बना हुआ है। रेशम मार्ग, जिसे आप सिल्क रूट भी कहते हैं, तो बेटा रेशम मार्ग जिसे हम सिल्क रूट भी कहते हैं, जिस रास्ते से होके सिल्क के व्यापारी आया जाया करते थे, तो उसी को हम सिल्क रूट कहते हैं। आपको पता है सिल्क का आविष्कार चाइना में हुआ और बहुत लंबे समय तक चाइना ने ये राज ही रखा कि सिल्क का निर्माण कैसे होता है, सिल्क का निर्माण कैसे होता है, ये लंबे समय तक राज ही रखा। रेशम मार्ग सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर-दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से ही पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, बल्कि एशिया और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे। इसी रास्ते में चीनी पाटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसे कीमती धातु यूरोप से एशिया आती थी। तो सिल्क रूट वो रास्ते हैं जहाँ से चाइना की सिल्क चाइना के सिल्क के दीवाने पूरी दुनिया में ही थे। चाइना से सिल्क खरीदने आते थे और इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल केवल सिल्क के ही नहीं, भारतीय मसाले और भारतीय सूती कपड़ा बेचने के लिए भी हुआ। यूरोपीय जो हैं इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके भारत आया करते थे और सोने चांदी जैसे कीमती धातु यहाँ दे जाया करते, उनके बदले मसाले और कपड़े लेके जाया करते थे। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय इसी मार्ग से एशिया आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्तों से दुनिया में फैले। इनमें से बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग के विविध शाखाओं से ही कई भागों में पहुंचा। तो बेटा ये सिल्क जो रूट है केवल सिल्क व्यापार के लिए ही नहीं मशहूर हुआ। इन्हीं सिल्क रास्तों का इस्तेमाल करके यूरोप से के प्रसार के लिए, क्रिश्चियन धर्म के प्रसार के लिए यूरोप से धर्म प्रचारक इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके भारत और आसपास के देशों में आए थे। उसी तरह से इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उपदेशक एक दूसरे देश में जाते रहे। मुस्लिम धर्म उपदेशकों ने भी इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया और सिल्क के अलावा बाकी चीज़ों का जो व्यापार भी बेटा रास्ता बना हुआ है तो जरूरी नहीं कि उस रास्ते से केवल सिल्क का ही व्यापार करेंगे। स्टार्टिंग में सिल्क का व्यापार होता था पर बाद में तो लोगों का आना जाना होता ही रहा उन्हीं रास्तों से होके। तो सिल्क रूट भी
उस समय में ग्लोबलाइजेशन बढ़ाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, चित्र नंबर 2 देखिए। चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया सिल्क मार्क 8वीं सदी गुफा 217 मोगाओ ग्रोटोस गंसू चीन। तो सिल्क रूट को ही दर्शाता हुआ ये जो चित्र बना हुआ है। भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। तो बच्चे जो आज जितनी भी चीज़ हम खाते हैं, जो फल हैं, सब्जियां हमारे पास हैं और बाकी चीज़ें जो हम खाते हैं, ज़रूरी नहीं सभी का इन्वेंशन इंडिया में हुआ है, सभी इंडिया में बने हैं। हमारे खान-पान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हमारे तक पहुँची हैं। जैसे हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी एक देश में जाते थे, जाने-अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बोआते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाला रेडी खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत हों। जैसे हम बोलते हैं ना फास्ट फूड भी तो अलग-अलग देशों की देन है। जो आइए स्पेगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहाँ उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। तो जिन्हें नूडल्स कहते हैं, आप सब जानते हैं कि नूडल्स का जन्म चीन में ही हुआ है और नूडल्स चीन से दूसरे देशों में पहुंचे। तो जब एक चीज़ एक देश से दूसरे देश में जाता है तो थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस तो आ ही जाता है अपने इलाके के हिसाब से ना। तो नूडल्स चीन से आपके जो नूडल्स हैं चीन से वेस्ट एशिया में पहुंचे और वहीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब व्यापारियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो इटली का एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी ये न जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ हो। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन-देन चल रहा होगा। तो जो फ़ास्ट फूड हम खाते हैं, आपको पता है मोमोज़ इंडिया में आए हैं तो कहीं न कहीं से तो आए हैं, है ना? चाइना से, नेपाल से कई मोमोज़ आए हैं। जो चाउमीन हम खाते हैं, वो भी किसी और देश से आए हैं। हमारे समोसे, जलेबी या तो यहीं के या यहाँ भी कहीं से आए हैं, जो यहाँ से कहीं और पहुँचे हैं। तो हर देश का अलग-अलग खान-पान है जो एक देश से दूसरे देश में पहुँचा है और हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड है खाने के लिए। ये ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट है कि हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आलू, सोया, मूँगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी हैं। जब अमेरिका बोल रहे हैं तो अमेरिका कंट्री के लिए नहीं बोल रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन कंट्री सारी इसके अंदर आएंगे। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी कि अमेरिकन इंडियंस से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र भी बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में भी किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई, तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो बच्चे आलू, जो कि हमारे पास भी आलू है और आलू हमारे खाद्य पदार्थ का कितना मुख्य हिस्सा है आपको पता है। आलू को हम सब्जियों का राजा कहते हैं कि हर सब्जियों के साथ हम उसे मिला लेते हैं। सोचो मार्केट में आलू नहीं है, मार्केट में आलू अवेलेबल भी नहीं है। तो ऐसे तो नहीं कि हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, फिर भी बिना आलू के हमें संभव ही नहीं लगता कि कैसे करेंगे हम। बहुत सारी सब्जियां बिना आलू डाल के हम बनाते ही नहीं हैं। और हमारे समोसे और ब्रेड पकौड़े तो बंद ही हो जाएंगे, उनके अंदर हम क्या डालेंगे।
तो बच्चे और यहाँ पर कुछ देखो, जो उस टाइम के गरीब जो थे, आयरलैंड के गरीब काश्तकार थे, उनका जीवन तो आलू पे ही निर्भर था। 1840 में आलू की फसल खराब होने पर लोग भुखमरी से मर गए, तो वो आलू पे कितना निर्भर करते हैं। और आलू एक देश से दूसरे देश में पहुँचा है, और ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है।